बोर्स पोस्टुलेट समझ में आ गए। बोर ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने क्या बोला, मेन रिजल्ट क्या था, न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होते हैं। फिर नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी की ऑर्बिट में घूमते हैं, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। और तीसरी पॉस्टुलेट क्या थी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जा सकता है और डी एक्साइट होकर वापस आ सकता है और फोटोन रिलीज कर देगा, यस और नो। और फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, जितना एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस होगा, यस और नो। तो थर्ड पॉस्टुलेट में क्या था, बोलो, एनर्जी लेवल्स में जितना गैप होगा उतना ही फोटोन का एनर्जी होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन के सैंपल को हीट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे थे, वापस आ रहे थे, वापस आते टाइम एनर्जी लूज करते थे, किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, और अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन आ रहे थे। तो वो सारा भी एक्सप्लेन हो गया था किसकी वजह से, नील्स बोर के एक्सप्लेनेशन की वजह से, ठीक है भाई। तो लाइमन सीरीज जो होती है वो क्या होती है, जब किसी भी शेल से फर्स्ट शेल में वापस इलेक्ट्रॉन जंप करता है, क्या बोला मैंने, कि फर्स्ट शेल में जब जंप करता है तो उसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। जब किसी भी हायर शेल से सेकंड में जंप करता है, 3 4 5 6 से सेकंड में जंप करेगा तो उसको बोलते हैं बामर सीरीज। पास्टल सीरीज क्या होता है, जब थर्ड में जंप करता है ना, ऊपर से किसी से, ऑब्वियसली 4 5 6 वगैरह से ही आएगा, थर्ड में जंप करेगा तो वो क्या कहलाएगा, पास्टल। फिर उसके बाद आता है ब्रैकेट, जब n इक्वल टू 4 में जंप बैक करता है ना, हायर 5 6 7 से फोर्थ में जंप करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज। सही है भाई, कोई दिक्कत, तो बोलो लाइमन सीरीज होती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामर सीरीज होती है विजिबल रीजन में। सबसे पहले बामर सीरीज ही डिटेक्ट हुआ था क्योंकि ये विजिबल रीजन में, ये दिखाई देता है, ठीक है। फिर पास्टल सीरीज लो इंफ्रारेड में होता है, ब्रैकेट सीरीज लो इंफ्रारेड रीजन में होता है, और पी फंड सीरीज हाई इंफ्रारेड रीजन में होता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। और ऑब्वियसली पी फंड किसमें होता है, जब n इक्वल टू 5 में जंप बैक करके आता है ना, हायर एनर्जी लेवल से 5 में जंप करेगा तो कौन सी सीरीज बनती है ना, तो बोलो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो ये क्या बनता है, r इंटू, ध्यान से देखो, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर, ये आता है 1 बाय m1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, है ना। बोलो ये, और ये क्या है, एनर्जी लेवल के नंबर है, थर्ड से सेकंड में आ रहा है तो 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर आ जाएगा, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया हमने, कोई दिक्कत। फिर डी ब्रोगली ने कुछ कहा था, डी ब्रोगली ने बोला था ना, कुछ कुछ बोला था, अरे भाई डी ब्रोगली ने कुछ बोला था, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो नील्स बोर ने कहा है ना, वो तो मैं भी कह रहा था, बस इसने अलग तरीके से कहा है, मैंने अलग तरीके से कहा है, बात तो हम दोनों ने सेम ही कही है, कुछ हमारी बात अलग नहीं है, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि ये न्यूक्लियस है, ये आर रेडियस की, आर रेडियस के पाथ पे इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, वेव नेचर है, कैसा नेचर है, वेव नेचर है, ठीक है भाई। वेव नेचर बोले तो, वेव नेचर बोले तो वेव की तरह मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से चलना स्टार्ट करता है तो बोलो वेव की तरह चलेगा, वेव की तरह चलेगा, वेव की तरह चलेगा, ऐसे ऐसे करते करते वापस यही पहुंच जाता है। नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट ही तो ट्रेवल करेगा, जैसे यहाँ पे जितनी भी वेव्स होंगी, बोलो कितनी वेव होंगी, 5 6 वेव होंगी, यस और नो, ठीक है। तो यही बात उसने कही कि डी ब्रोगली वेव क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू h बाय mv, यस और नो। अब बताओ कि यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा रास्ते का लंबाई है ये कितना है, 2 पाई r, है ना, 2 पाई r, ये किसके बराबर होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ का कुछ मल्टीपल टाइम होना चाहिए, n टाइम्स h बाय mv के बराबर होना चाहिए, यस और नो। बोलो n टाइम्स लैम्डा होना चाहिए। बोलो भाई पार्टिकल जब यहां से चलना शुरू करता है तो 5 वेवलेंथ क्रॉस करके यहीं पे तो आएगा, तो n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ होगा कौन, ये पूरा का पूरा पाथ लेंथ, यानी कि 2 पाई r होगा n टाइम्स लैम्डा, और लैम्डा और h बाय mv हो जाएगा, सही है। अब देखो 2 पाई को उठा के उधर लेके जाओ, ले गए, mv को उठा के उधर लेके जाओ, ले गए, क्या बनेगा, mv into r n h by 2 पाई,
मैं भी तो यही कह रहा था, नील्स बोर ने भी यही कहा है, तो हम दोनों की बात सही है, समझ में आया ना। तो इसने भी बोल दिया कि भैया जो नील्स बोर कह रहा है और जो मैं कह रहा हूं वो एक ही बात है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। और क्वांटाइज मतलब किसका मल्टीपल है, h/2π का मल्टीपल है, समझ में नहीं आया, सही है। बोर्स मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी, इट स्टैंड्स टू ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो है उनके लिए बोर्स मॉडल वैलिड है, बाकी सबके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। सेकंड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को तो एक्सप्लेन कर दिया इसने, हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर दिया, हीलियम पॉजिटिव को एक्सप्लेन कर दिया, लिथियम 2 पॉजिटिव को एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ना जंप करता है वापस आता है, जंप करता है वापस आता है, लेकिन जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना नजदीक, है ना, जिसमें क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वायलेटिंग द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बोर मॉडल ने कभी भी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया, तो ये भी इसकी क्या है, लिमिटेशन। फोर्थ क्या है, इट वायलेट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई या तो लोकेशन फाइंड आउट कर लो या फिर मोमेंटम फाइंड आउट कर लो, यस और नो, उसके बारे में भी इसने कुछ नहीं कहा, तो उसको भी वायलेट कर दिया इसने, ठीक है। फिफ्थ, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे मल्टीपल ऑर्बिट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लो सेकंड से फर्स्ट लेवल में एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, सही है। जब ये हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो क्या करेगा सोनम, वो तो मैं बोल ही रहा हूं, तो क्या करेगा, मतलब एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा, लूज करेगा। और जब एनर्जी लूज करेगा तो क्या रिलीज करेगा, किसकी फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, फोटोन की फॉर्म में रिलीज करेगा, किसकी फॉर्म में, है ना भाई। ज्यादा एनर्जी थी, कम एनर्जी हो गई, तो बची हुई एनर्जी कहां गई, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो गई। और इस फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, इनके गैप के बराबर, ठीक है, ओके। अब ये जो लाइन है ना, स्पेक्ट्रल लाइन, ये सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये लाइंस स्प्लिट अप हो जाती हैं, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो ये फोटोन की वेवलेंथ वाला जो लाइन बनती है, ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये लाइंस स्प्लिट हो जाती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लाइन स्प्लिट हो जाती है उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो होती है वो ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है भाई। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अरे अच्छा, टाइम पीरियड क्या होगा बोलो, टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टोटल डिस्टेंस 2πr डिवाइड बाय वेलोसिटी, यस और नो। 2π एज इट इज, r का वैल्यू क्या है, r0 n²/z, और v क्या हो जाएगा, v0 z/n, पढ़ा हुआ है हमने, तो बोलो ये क्या बन जाएगा, 2π r0/v0, ये कांस्टेंट बन जाएगा, r0 और v0 कांस्टेंट पे क्या बन जाएगा, t0, n को उठा के इधर लेके जाओ, z को उठा के इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, n³/z², सही है। तो आपने क्या लिखा, टाइम पीरियड is directly proportional to n³/z²। ये फॉर्मूला भी याद रहेगा, टाइम इज इक्वल टू t0 n³/z², सही है। वेलोसिटी ऑफ इन nth ऑर्बिट क्या आता है, v0 z/n, इसको और क्या लिख सकते हैं, v0 इज इक्वल टू c/137, स्पीड ऑफ लाइट का 1/37 टाइम्स होता है, समझ में आया, ओके। तो vn क्या हो गया, z/n के प्रोपोर्शनल हो गया, Rn किसके प्रोपोर्शनल हो गया था, n² के, R0 का वैल्यू क्या था 0.53 एंगस्ट्रॉम, सही है। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²/z, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू n³/z², और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1 बाय टाइम पीरियड के बराबर, सही है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बोलो 1/t0, उसको बोल दिया f0, और बोलो इसका रेसिप्रोकल z²/n³, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²/n³। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर इक्विवेलेंट करंट की बात करें तो क्या होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम।
अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, यस और नो बोलिए। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी चार्ज पर यूनिट टाइम, सॉरी चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। बोलो व्हाट इज द चार्ज? ई। अच्छा मैं कहता हूं ये यूनिट एरिया ले लो, ठीक है, इसमें से जितना चार्ज पास करेगा चार्ज पर यूनिट टाइम वो क्या होगा? इस लूप का करंट आ जाएगा, यस और नो। तो बोलो करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज है इलेक्ट्रॉन और 1/t, 1/t मतलब एफ नॉट एफ जेड स्क्वायर बाय एम क्यूब। तो ई एफ नॉट जेड स्क्वायर बाय एम क्यूब, बोलो इसको मिला के बोल दिया हमने क्या? आई नॉट। बोलो आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, यानी कि अलग अलग जेड और अलग अलग एन, यानी कि अलग अलग एटम, जेड अलग अलग हो जाएगा कि अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग इक्विवेलेंट करंट होगा। समझ नहीं आया? सही है। एंड आई इक्विवेलेंट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। याद रख लोगे, 6-7 बार पढ़ना पड़ेगा। मुझे ये भी पता है कि आपने पिछली क्लास वाला बार बार रिवाइज नहीं किया। आर एन इज इक्वल टू क्या होता है? आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड होता है ना, जेड बाय एन होता है वो वेलोसिटी वाला। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड बोलो, भूल गए ना, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, करंट जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। ओके अब बताओ ये बोलो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां घूम रहा है, इसके घूमने की वजह से मैं कह सकता हूं इस लूप में एक करंट एग्जिस्ट करता है, यस और नो। अब मुझे बताओ इसके घूमने की वजह से जो करंट है उसकी वजह से सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इट इज इक्विवेलेंट टू ए रिंग विद करंट आई एंड रेडियस आर। इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता था? म्यू नॉट आई बाय 2r होता था, ठीक है। तो बोलो इसके लिए ये होता था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बोलो म्यू नॉट आई इक्विवेलेंट, करंट आई इक्विवेलेंट ना अभी भी निकाला था, डिवाइड बाय 2 टाइम्स रेडियस, यस और नो। तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इक्विवेलेंट बाय 2r। r का वैल्यू क्या होता है? r नॉट n स्क्वायर बाय z। आई इक्विवेलेंट क्या होता है? i नॉट n सॉरी z स्क्वायर बाय n क्यूब। इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? z इंटू जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय n की पावर 5। और बोलो म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, r नॉट कांस्टेंट है, इन सबको क्या लिख देंगे? बोलो b नॉट। सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज सम b नॉट टाइम्स z क्यूब बाय n की पावर 5। सही है। अच्छा अब ये एक लूप है, एक करंट कैरिंग लूप का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यस और नो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? कैपिटल M इज इक्वल टू NIA। याद करो नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 1। करंट कितना है? I इक्विवेलेंट। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। रख दो वैल्यू I इक्विवेलेंट की जगह, I इक्विवेलेंट यानी कि I नॉट जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पाई रह जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा? आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। बोलो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है। तो सॉल्व करके क्या आएगा? बोलो यहाँ पे एन क्यूब, यहाँ पे n की पावर 4 कट के क्या बन जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा n, यहाँ पे z स्क्वायर है, यहाँ पे z स्क्वायर है, z से z कट जाएगा। सही है भाई। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझ में आया? कितना आया? सम कांस्टेंट, बोलो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटीज थी उन सबको हटा के रखते हैं। आई नॉट m सॉरी आई नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर, इसको बोल दिया m नॉट इंटू सिर्फ n बचा था। सही है। तो बोलो भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू सम m नॉट टाइम्स n। सही है भाई। अच्छा यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। ओके व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? पढ़ा होगा आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी 11th क्लास में। केमिस्ट्री में क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एटम से बाहर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाती है देवांशु? जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी। सही है भाई। और आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल बाय विच इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाऊं v पोटेंशियल से, तो बोलो उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? E इलेक्ट्रॉन का चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v, तो उसकी एनर्जी हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यस और नो? जैसे
5 वोल्ट से एक्सेलरेट करवाता हूं तो एनर्जी कितनी देगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा? जूल में एनर्जी आ जाएगी। सही है। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाऊं v पोटेंशियल डिफरेंस से तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? E टाइम्स v। यस और नो? ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इन इन्फिनिटी स्टेट माइनस एनर्जी इन द फर्स्ट स्टेट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्सेलरेशन की वजह से जो हो रही है वो आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो जाती है। सही है। तो बोलो आयनाइजेशन एनर्जी, इन्फिनिटी पे एनर्जी माइनस फर्स्ट में एनर्जी। यस और नो? फर्स्ट में कितनी एनर्जी होती है? -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। n का वैल्यू 1 आएगा। सही है भाई। ग्राउंड स्टेट से उछालना होता है ना, मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी पे लेके जाना है। सही है भाई। तो बोलो कितनी एनर्जी आ जाएगी? 13.6 z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी? एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ में नहीं आया? रिपीट करूं? ओके। अब यहां से न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैं आप पे छोड़ सकता हूं, मैं मानता हूं। दो तीन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ये चाहिए वाले समझ पाएंगे आपसे। ओके। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज 15 इलेक्ट्रॉन। एक क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम, उसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फोर्थ ऑर्बिट। कहां से कहां मूव करवाना है? थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट। सेकंड एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट है ना, से कहां मूव करवाना है? फोर्थ ऑर्बिट। मतलब n इक्वल टू 3 से कहां लेके जाना है? n इक्वल टू। सही है भाई। कोई दिक्कत? ओके। अभी क्या दे रखा है? कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताओ कैसे निकाल सकते हैं हम एनर्जी को? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कौन सी होती है? n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 2 में जाना। भाई इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कहां रहता है? n इक्वल टू 1 में। वहां से कहां लेके जाना है? सेकंड में। भाई तो पहली बार एक्साइटेशन होते होगा, तो बोलो दिस मींस n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 2 में जाना है। और ये एनर्जी जो है वो कितनी है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है? -13.6 z स्क्वायर बाय। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एटम के लिए z की वैल्यू, मुझे पता नहीं कौन सा एटम, हाइड्रोजन लाइक है, कौन सा ये तो नहीं पता। ठीक है। z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मान लो 4.9 आ जाए z तो 5 लेना है, 4.1 आ जाए तो 4 लेना है। ठीक है। ओके। इसके लिए सॉल्व करते हैं। एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट कितनी आएगी बताना? -13.6 z स्क्वायर डिवाइड बाय n कितना होगा? 1। फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो n का वैल्यू हो जाएगा। तो दिस इज द एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा, एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट कितना होगा? -13.6 z स्क्वायर डिवाइड बाय। यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है भाई। तो बोलो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में गए, इतना एनर्जी का जंप हुआ। यस और नो? तो कितनी एनर्जी लेके वो फर्स्ट से सेकंड में गया होगा? इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। डिफरेंस कितना होगा? कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसको कर दो। कंफ्यूजन हो ना कभी भी तो ध्यान रखो, फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है। यस और नो? मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है ना, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा बताना? -13.6 z स्क्वायर माइनस
-13.6 जेड स्क्वायर बाय 4। सही है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहां पे बन जाएगा प्लस। ठीक है, 13.6 जेड स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर क्या आएगा बताना? 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां आएगा -1 प्लस 1/4। बोलो कितना हो गया ये? है ना, इन दोनों के बीच में इतना ही तो एनर्जी गैप है, और ये एनर्जी गैप कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। बोलो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएंगे। बोलो 13.6 को उठा के इधर लेके जाओ, 4/3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4/3। सही है, जेड स्क्वायर का वैल्यू आ गया, रूट ले लो, क्या आ जाएगा? जेड आ गया फॉर एग्जांपल 2.1, तो क्या आ जाएगा जेड का वैल्यू? 2। यहां से जेड पता चल गया। ओके, अब जेड पता चल गया है। अब कह रहा है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इक्वल टू 3 से फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 4 में जाना है, तो एनर्जी कितनी चाहिए? मैं कहता हूं इसकी एनर्जी निकालो, इसकी एनर्जी निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा बताना? एनर्जी डिफरेंस, इसकी एनर्जी लिख दो -13.6 जेड स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। सही है, माइनस इसकी एनर्जी कितनी होगी? -13.6 स्क्वायर बाय, ये जो एनर्जी आएगी वही आपका और नहीं आया। ये रही बात, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। ठीक है भाई, तो E2 माइनस E1 यानी कि सेकंड की एनर्जी माइनस फर्स्ट की एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। यहां से Z का वैल्यू कितना आया सॉल्व करके? अगर Z Z का वैल्यू लिखा ही, कोई बात नहीं, जो भी आए Z का वैल्यू। ठीक है, जैसे यहां से इसने E0 Z स्क्वायर की वैल्यू ही निकाल ली। ध्यान से देखो, ये E0 Z स्क्वायर है ना, Z की वैल्यू निकालना भी जरूरी नहीं। अगर ये पूछे कि कौन सा एटम है तो Z का वैल्यू निकाल, अगर नहीं है तो E0 Z स्क्वायर आ गया। बोलो n इक्वल टू 3 से 4 में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? फोर्थ की एनर्जी माइनस थर्ड की एनर्जी, निकाला निकाला निकाला। E0 Z स्क्वायर का वैल्यू क्या था? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे उठा के रख दो 20, सॉल्व करके कितना आएगा? 35/36। तो इतनी एनर्जी चाहिए थर्ड से फोर्थ में ले जाने के लिए। तो नहीं आएगी, आ गया आंसर। अब ठीक है, तो कपड़ा देना। रिपीट करूंगा पिछले वाला क्वेश्चन, पक्का ना? तो बेसिकली आपको अगर एनर्जी का फॉर्मूला आता है तो लगभग 60 to 70% क्वेश्चन इस चैप्टर के आराम से न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है ना? वही सेकंड से थर्ड में जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? सेकंड की एनर्जी माइनस थर्ड की एनर्जी कर देते हैं, थर्ड की माइनस सेकंड की कर दो, बात तो एक ही है। सही है ना? बोलो ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सम हायर स्टेट। ठीक है भाई, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से सेकंड में जाना। क्लियर हो गई बात? ओके। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गिवन स्टेट टू इंफिनिटी। मुझे बताओ, क्या एटम स्टेबल होता है? यस, एटम स्टेबल होता है। यस और नो? एटम अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब स्टेबल होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस ने खुद से बांध के रखा हुआ है। यस और नो? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने खुद से बांध के रखा हुआ है। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूं तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी से न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ है। दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। सही है? मान लो n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसको पकड़ के रखने वाला कौन है? न्यूक्लियस। उसको n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी तक लेके जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। सही है भाई? गिवन स्टेट से इंफिनिटी तक जाने के लिए क्या चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी। ग्राउंड स्टेट से गिवन स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है? एक्साइटेशन। और आयनाइजेशन क्या होता है? फर्स्ट स्टेट से इंफिनिटी में, ग्राउंड से इंफिनिटी में जाने के लिए। तो सोच के देखो, फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 1 है यहाँ कहीं, यहाँ है n इक्वल टू लेट्स से सम n की वैल्यू, और यहाँ पे है कहीं n इक्वल टू इंफिनिटी। सही है? तो बोलो यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी कौन सी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी। सही है?
यहां से यहां जाने के लिए एक्साइटेशन एनर्जी, यहां से गिवन स्टेट से इंफिनिटी जाने के लिए बाइंडिंग एनर्जी। तो बोलो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एक्साइटेशन प्लस बाइंडिंग एनर्जी। आगे आंसर सही है भाई। ओके, अब यही क्वेश्चन चलेंगे। फाइंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हीलियम पॉजिटिव आयन की बाइंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालिए। समझ में नहीं आया? ओके, तो बोलो बेसिकली क्या कह रहा है, एक्साइटेशन ऑफ हीलियम पॉजिटिव। हीलियम पॉजिटिव Z का वैल्यू 2, कहां है वो? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3 में है। तो n इक्वल टू 3 तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वही तो एक्साइटेशन एनर्जी होती है ना। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू E3 माइनस E1। एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट बोलो E0 Z मतलब माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, n हो गया 3 माइनस एनर्जी Z स्क्वायर बाय फर्स्ट में n का वैल्यू 1 होता है। तो आ गया आंसर, सॉल्व करके हमारा डेल्टा ही आ गया 48.3। समझ में नहीं आया? क्लियर है? फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या कह रहा है? कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी निकालो। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? गिवन स्टेट से इंफिनिटी ले जाने के लिए। सही है, तो अभी इलेक्ट्रॉन कहां है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 4 में है। n इक्वल टू 4 से इंफिनिटी लेके जाना है। इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है? सही है, तो E4 माइनस E0, एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0। ठीक है, एनर्जी एट 4 निकाल लो। एनर्जी एट 4 क्या होते हैं? माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर माइनस 0। आ गया आंसर आपका। तो नहीं आया? क्लियर होगी बात? Should I repeat? Find wavelength of H alpha H beta for Balmer series of हाइड्रो। बोलो पहली सीरीज कौन सी थी? लाइमन। दूसरी कौन सी थी? बामर। ठीक है भाई। ओके, तो बामर सीरीज में अपने को क्या निकालना है? H अल्फा एंड H बीटा, मतलब अल्फा लाइन एंड बीटा लाइन। अब ध्यान से देखना कि H अल्फा क्या होता है? H अल्फा मतलब पहली लाइन इन बामर सीरीज। बामर सीरीज में n इक्वल टू 1 में जंप करता है, 2 में या 3 में? 2 में। लाइमन सीरीज में n इक्वल टू 1 में जंप करके आता है। लाइमन सीरीज में सॉरी 1 में, बामर सीरीज में 2 में, उसके बाद पास्चन, उसके बाद डी पॉइंट। सही है, ओके। तो बामर सीरीज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से कहां जंप करके आ रहा है? n इक्वल टू 2 में। सही है, तो बोलो ऊपर से कहां से आ सकता है? n इक्वल टू 3 से आ सकता है, n इक्वल टू 4 से आ सकता है, n इक्वल टू 5 से आ सकता है। ध्यान रखना ये बात, एक बात बहुत जरूरी है ये। तो अगर n इक्वल टू 3 से आता है तो इसको बोलते हैं अल्फा लाइन। ठीक है, मतलब सबसे नजदीकी ऑर्बिट से आ रहा है। उससे अगली से आ रहा है तो उसको बोलते हैं बीटा, उससे अगली से आ रहा है तो उसको बोलते हैं गामा, फिर डेल्टा। समझ में आया? तो बोलो H अल्फा मतलब ये वाली वेवलेंथ निकालनी। ये वाला ट्रांजिशन कौन सा है? n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 वाले ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ निकालनी। ठीक है, और फोर्थ से सेकंड में आता है तो बीटा ट्रांजिशन है। इसके लिए भी आपको क्या करना है? वेवलेंथ निकालनी। कैसे निकाल सकते हैं? बोलिए 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब बोलो कौन सी सीरीज है? बामर सीरीज। तो बोलो कौन सी ऑर्बिट में लौट के आया है? सेकंड ऑर्बिट में लौट के आया है। कहां से आया है? अल्फा में थर्ड से और बीटा में फोर्थ से। सही है, तो बोलो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर का वैल्यू 1.09 और कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम है तो Z का वैल्यू हो जाएगा 1, Z का वैल्यू रख दो 1, 1.097 10 की पावर माइनस 7 होता है आर का वैल्यू, इनटू Z का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 बाय n1 1 बाय 4 माइनस 1 बाय n2, n2 कितना होगा? 9। सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू निकाल देंगे आप। लैम्डा का वैल्यू आ गया। सिमिलरली H बीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। खत्म। समझ में नहीं आया? सही है, दिस इज द आंसर, दैट इज हाउ यू डू इट। समझ में नहीं आया?
सही है। तो बोलो अल्फा मतलब पहला ट्रांजिशन, बीटा मतलब और गामा मतलब तीसरा ट्रांजिशन। हाइड्रोजन की बात कर रहा था, हाइड्रोजन एटम पहला ट्रांजिशन बामर में क्या होगा 3 से 2, सेकंड क्या होगा 4 से 2, तीसरा क्या होगा 5 से 2। ऐसे ही बोलते लाइमन सीरीज के निकालो, तो पहला क्या होगा लाइमन में कहां आता है फर्स्ट में वापस आता है, यानी कि सेकंड से फर्स्ट में आया दैट इज अल्फा, थर्ड से फर्स्ट में आया दैट इज, और फोर्थ से फर्स्ट में आया दैट इज समझा है ना। ये होगी बात। A charged particle of charge minus e and mass 100 times the mass of electron revolving around a fixed star. ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं। Okay, we will continue with this in the next class. Page 49 तक है चैप्टर। यहां से जो क्वेश्चन आने लगेंगे 15 पेजेस आर लेफ्ट, यहां से लगभग सारे क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। आगे तो ये इसके आगे जो भी क्वेश्चन है दे आर बेसिकली एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। इससे पहले वाले अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद है, रेडियस का फॉर्मूला याद है, तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे के सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, तो कई सारी चीजें आपको अज्यूम करनी पड़ेंगी इसमें। तो आई होप ये यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या? ठीक है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।